नेक्स्ट है आपका जो कि 1890 ईस्वी में इन्वेंट किया गया द हॉलीरिथ टैबुलेटिंग मशीन, है ना। इसका इन्वेंशन किया था हरमन हॉलीरिथ, ठीक है ना। इसको डिजाइन किया गया था पंच्ड कार्ड का यूज करके, है ना। पंचिंग कार्ड होता था जिसका इस्तेमाल करके इसको डिजाइन किया गया था, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपका 1943, है ना। 1943 ईस्वी में मार्क 1 आया, है ना, जो किस तरह का दिखता था, और इसका इन्वेंशन किया था हॉवर्ड एकिन ने, ठीक है। इसका इन्वेंटर था हॉवर्ड एकिन। अक्सर ये पूछता है कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछता है कि मार्क 1 का इन्वेंशन किसने किया, तो कौन है, हॉवर्ड एकिन, ठीक है। ये फर्स्ट ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसको कि हम लोग काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। इट वाज द फर्स्ट ऑटोमेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज्ड फॉर काउंटिंग, गणना, जिसको गिनना कहते हैं, है ना। काउंटिंग के पर्पज से हम लोग इसका इस्तेमाल करते थे, ठीक है। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट हमारा 1943 टू 1945, इसी के बीच में ये हुआ था, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेट जो है कमिट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये 1943 कहीं 44 होता है, कहीं 45 होता है, ठीक है ना। इसलिए अप्रोक्स डेट हमने दिया है, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का डेट होता है। इस दरमियान आया था इनियाक, जिसको ENIAC, है ना, शॉर्ट फॉर्म है इसका। कुछ इस तरह का होता था। इसको इन्वेंट किया था जॉन मॉकली और जे प्रिस्पर इकर्ट ने, ठीक है ना। इसको सेकेंड वर्ल्ड वार में यूज किया गया था अमेरिकन सोल्डर के द्वारा, है ना। अमेरिका के जो सिपाही थे उन लोगों ने इसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वार में किया था। इनियाक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। इसको समझ लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ था आपका, 1939 टू 1945, है ना। और 1943 में लगभग इस पे काम शुरू हो गया था, इनियाक पे, ENIAC पे, ठीक है ना। और इसका इस्तेमाल भी किया गया था। नेक्स्ट है आपका 1949 ईस्वी में EDSAC, ठीक है ना। कुछ इस तरह का था वो कंप्यूटर हमारा, जिसको कि मॉरिस विल्कस ने इसका इन्वेंशन किया था, है ना। इन्वेंटेड बाय मॉरिस विल्कस। ये दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, इट वाज द सेकंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, है ना। इसका फुल शॉर्ट फॉर्म है EDSAC और फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। मतलब इसके साथ जो है स्टोरेज का क्राइटेरिया भी, इसमें स्टोरेज का जो है सिस्टम भी इसके साथ शामिल हो चुका था, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है आपका 1950 ईस्वी में आया था EDVAC, है ना। EDVAC जो उसका इन्वेंशन किया था जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है ना। और ये पहले जैसा ही था, है ना, जो 1949 में आया था उसी के जैसा था। हाँ, ये पोर्टेबल नहीं था। ये अभी जो भी सिस्टम दिखा रहे हैं, जो भी हिस्ट्री में जो भी आपको कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं, अभी तक पोर्टेबिलिटी का कंसेप्ट नहीं आया था, क्योंकि देखने से ही लग रहा है काफ़ी भारी भरकम है ना। और ये 1949 में जो आया था उसी के जैसा ये सेम टू सेम था। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, है ना। ये अक्सर पूछता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1951 में UNIVAC यूनिवैक आया, ठीक है ना। कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस था, दिखता था, है ना। इसको इन्वेंट किया था जॉन मॉकली एंड जे प्रिस्पर इकर्ट ने, है ना। इसका इस्तेमाल होता था लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट, मतलब
बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें इनपुट दिया जाता था, है ना, मतलब ढेर सारा इनपुट, और उसके बाद उसको प्रोसेस करके उसका आउटपुट लिया जाता था। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UNIV से हो गया यूनिवर्सल, और A फॉर ऑटोमेटिक एंड C फॉर कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। आपका नेक्स्ट हो गया कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कैसे वर्क करते हैं, उसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले बैक पैनल और फ्रंट पैनल CPU का, इसको देख लेते हैं। जैसे ये फ्रंट में आपका ये क्या है, ये बटन पावर बटन इसको कहते हैं, स्टार्ट, जिससे हम जिसको प्रेस करके सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, या फिर इसी को लॉन्ग प्रेस करेंगे, ज़्यादा यदि काफ़ी टाइम तक यदि प्रेस किए हुए रह जाए तो सिस्टम बंद भी हो जाता है उससे। ठीक है, इसके बगल में ये वाला, इसके ऊपर में एक बटन छोटा सा दिख रहा है, इसको रीस्टार्ट करते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन है और लेकिन वो प्रॉपरली स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आप रीस्टार्ट बटन का यूज़ करके इसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। और ये आपका ये पावर बटन क्या करता है, यदि कंप्यूटर आपका पूरी तरह से बंद है तो पावर बटन प्रेस कीजिएगा तो वो स्टार्ट आपका हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे ये जो दोनों जो दिख रहा है, ये दोनों, ये USB पोर्ट है। USB पोर्ट इसको कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है ना। इसमें दो स्लॉट आपको दिखाया जा रहा है, ये ऑडियो और माइक्रोफोन के लिए है, एक में स्पीकर और एक में माइक्रोफोन हम इंसर्ट करके, जैसे कोई वॉइस यदि हमको रिकॉर्ड करना हो तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है माइक्रोफोन का सिंबल और ऑडियो का सिंबल दिया हुआ रहता है, या फिर स्पीकर इंसर्ट करना हो, लगाना हो तो ऑडियो जैक में हम लोग इंसर्ट कर लेंगे, माइक्रोफोन यूज़ करना हो तो माइक्रोफोन वाले जैक में इंसर्ट करके यूज़ कर लेंगे। ये इसका फ्रंट पैनल है। ठीक है, ये फ्रंट साइड हो गया, कोई दिक्कत। ये DVD के लिए है, DVD ड्राइव, यदि कोई DVD हमको इंसर्ट करना हो, उसका डेटा यदि राइट करना हो या फिर उसका देखना हो, है ना, या प्ले करना हो, तो DVD ड्राइव का यूज यहाँ पे हम करेंगे, कोई दिक्कत। ये आपका ये वाला पार्ट क्या है, इसको पावर सप्लाई सॉकेट कहते हैं। ठीक है ना, ये पावर सप्लाई सॉकेट है। और ये वाला पार्ट, ये कूलिंग फैन है, इसको क्या कहते हैं, कूलिंग फैन। और जिसमें ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट, इसको क्या कहते हैं, SMPS। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, SMPS, जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसको SMPS जैसे देखिए कुछ इस तरह का होता है, यानी कि कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को पावर सप्लाई कहाँ से किया जाता है, SMPS के थ्रू ही किया जाता है। समझ गया ना। चाहे मदरबोर्ड में हो, हार्ड डिस्क में हो, DVD ड्राइव में हो, कहीं भी यदि पावर सप्लाई होता है तो SMPS के थ्रू होता है। देखिए यहाँ पे ऊपर में बहुत सारा केबल दिया हुआ है ना, ये तो ये क्या है, ये सारे केबल एक पर्टिकुलर स्लॉट बने हुए होते हैं, कहीं और इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से इंसर्ट करना है, और फिर उसके बाद ये मैनुअली इसके बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, काम करता है। यदि SMPS में खराबी होता है किसी भी तरह का, तो कभी कभी होता क्या है, पावर सप्लाई आपका दे रहा है लेकिन कीबोर्ड प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, या ऑटो टाइपिंग होता है, तो ये अधिकांश केस में, अधिकतर केस में जो है SMPS के खराबी के कारण भी ये होता है ना। यदि SMPS आपका खराब है तो ये काम नहीं करता है कीबोर्ड कभी कभी, है ना। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, हमने SMPS चेंज किया है। जैसे उस वाले सिस्टम का क्या था, कीबोर्ड ऑटो टाइप करता था, SMPS बदल दिया, अब सही हो गया, है ना। क्योंकि पावर सही से नहीं मिलेगा, कंप्यूटर CPU के हर एक पार्ट को यदि पावर सही से नहीं मिलता है तो वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, है ना। तो ये आपका पार्ट SMPS हो गया, ये कूलिंग फैन जो SMPS को ठंडा रखता है। ठीक है, और ये वाला हो गया पावर सप्लाई सॉकेट, और
इसमें जो केबल लगेगा, ठीक है, उसको हम लोग पावर सप्लाई केबल कहेंगे, ठीक है। इधर आइए, तो ये दोनों स्लॉट कीबोर्ड और माउस के लिए है ना। एक ग्रीन और एक हल्का ब्लू, इसको कौन सा कलर कहते हैं, हल्का ब्लू है, ठीक है ना। तो जो भी है, तो ये दोनों कीबोर्ड और माउस के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए VGA पोर्ट इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, VGA पोर्ट, है ना, जिसमें कि डिस्प्ले के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे मॉनिटर कनेक्ट करना हो तो इस VGA पोर्ट का इस्तेमाल कर लेंगे। ये प्रिंटर कनेक्ट होता है इससे, है ना। ये वाला, ये यहाँ पे 4 जो दिखा रहा है, ये USB पोर्ट इसको कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है ना। ये यहाँ पे जो ये वाला पार्ट दिखा रहा है, ये लैन केबल उसमें इंसर्ट करते हैं। लैन केबल जिसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं हम लोग, है ना। ये जैसे इंटरनेट चलाना हो या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डेटा ट्रांसफ़र करना हो, तो इस वाले पोर्ट का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। पीछे में भी ऑडियो, माइक, ये सब का जैक दिया हुआ है, जिसके थ्रू हम ऑडियो, है ना, या फिर माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब इसमें सबसे पहले देखेंगे पावर स्विच क्या होता है ना। तो अभी हमने दिखाया था आपको पावर स्विच। जैसे देखिए, ये होता है पावर स्विच, इसका इस्तेमाल होता है कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, यूज टू स्टार्ट द कंप्यूटर। इट इज़ आल्सो यूज टू शट डाउन द कंप्यूटर सिस्टम बाय प्रेसिंग एंड होल्डिंग इट। मतलब यदि इसको प्रेस करके और होल्ड किए हुए रहें, मतलब प्रेस करके बस वहीं पे रुक जाना है, तो कंप्यूटर को क्या होगा, शट डाउन कर देगा ये, है ना। बहुत रेयर कंडीशन में, जैसे डिस्प्ले नहीं आ रहा है कभी कभी, है ना, तो एक तो रैम में यदि कुछ कचरा चला गया हो तो डिस्प्ले नहीं आता है ना, दिखता नहीं है, सिस्टम स्टार्ट है लेकिन दिखता नहीं है। उसी तरह से हम यदि रीस्टार्ट करते हैं तो कभी कभी हमारा डिस्प्ले वाला प्रॉब्लम जो है सोल्व हो जाता है, ठीक है। हम बताते जाते हैं, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है रीसेट बटन। तो रीसेट बटन क्या होता है, यदि कंप्यूटर को हमको रीस्टार्ट करना हो, हमारा सिस्टम ऑन है और उसको यदि हम रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो रीसेट बटन का यूज़ करेंगे, कंप्यूटर हमारा दोबारा से बंद हो करके चालू हो जाएगा। जैसे फ़ोन हम लोग रिबूट करते हैं ना, फ़ोन हमारा चालू है तो एक ऑप्शन आता है शट डाउन, या उसमें एक और ऑप्शन होता है रिबूट का या रीस्टार्ट का। तो रीस्टार्ट मतलब क्या हुआ, फ़ोन हमारा ऑन है, एक बार बंद होकर दोबारा वो स्टार्ट हो जाएगा, है ना। कोई भी नया एप्लीकेशन खास करके जब इंस्टॉल करते हैं ना, तो कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का ऑप्शन देता है ताकि वो उसके एनवायरनमेंट के साथ पूरा सेटल हो जाए, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका CD या DVD ड्राइव। तो CD या DVD ड्राइव क्या होता है, जैसे इस तरह का पार्ट कभी देखा आपने हैं? इसमें क्या होता है, जैसे CD प्लेयर होता है तो एक बटन प्रेस करने के साथ CD जिस पे हम इंसर्ट करते हैं वो बाहर निकल जाता है ना। तो इस तरह का पार्ट्स जो है CPU में आपका लगा हुआ होता है, ठीक है। इसमें CD रख के आपको इस पे कुछ राइट कर सकते हैं, यानी इसमें कुछ डेटा डाल सकते हैं, या फिर इससे कुछ डेटा कॉपी कर सकते हैं, अपने सिस्टम में रख सकते हैं, या वीडियो वगैरह है, फोटो वगैरह है, इसका इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका इस्तेमाल होता है, इट इज़ यूज टू एक्सेस CD और DVD, है ना। इसका इस्तेमाल CD और DVD को एक्सेस करने में होता है। अच्छा, स्टोरेज कैपेसिटी किसका ज़्यादा होता है, CD या DVD का? CD का नहीं, DVD का स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है। CD MB में होता है, DVD का कैसे नहीं, उसका होता ही है ज़्यादा, मतलब जितना स्टोर कर सकते हैं CD में उससे कई गुना ज़्यादा DVD में स्टोर कर सकते हैं। शायद 4.7 GB ऐसे करके होता है, ठीक है ना, समझ गया ना। CD का, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, उसका स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB है ना, 700 मेगाबाइट वो स्टोर कर लेगा, और DVD आपका 4.7 GB यानी 4.7 गीगाबाइट स्टोर करेगा। कोई दिक्कत?
उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क, जो कि अब नहीं चलता है ना। फ्लॉपी डिस्क इसको जो है, इसमें फ्लॉपी डिस्क इंसर्ट करने में हम लोग इस्तेमाल करते थे इसका, ठीक है ना। ये स्क्वायर शेप में एक होता था, हम इसको आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए कुछ इस तरह का होता था आपका फ्लॉपी डिस्क, ये दिख रहा है ना, ये पार्ट, ठीक है। तो ये इसका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होता था, जिसका प्रचलन धीरे धीरे बंद हो गया, है ना। क्योंकि अब जब इस्तेमाल नहीं होगा, उस हिसाब से यूटिलाइज नहीं होगा किसी चीज़ का, तो स्वाभाविक है उसका वो धीरे धीरे बंद हो जाता है वो चीज़, है ना, या उसका प्रोडक्शन रुक जाता है, समझ गया ना। तो फ्लॉपी डिस्क का स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी कम था, जिसके वजह से जो है ये धीरे धीरे इसका प्रचलन समाप्त हो गया, है ना। नेक्स्ट है आपका यूएसबी पोर्ट, है ना। यूएसबी पोर्ट, जिसमें इस तरह का केबल अक्सर आपके चार्जर में दिखता है ना। तो उसको क्या कहते हैं, यूएसबी चार्जर कहते हैं ना। तो ये जो पोर्ट यहाँ पे दो दिख रहा है, ये यूएसबी पोर्ट है, ठीक है। और इसी के थ्रू अभी जनरली जो माउस या कीबोर्ड आते हैं वो यूएसबी आते हैं, ठीक है। जैसे ये माउस क्या है, यूएसबी माउस है हमारा, है ये इसके लैपटॉप में इंसर्टेड है हमारा, ठीक है। हम इसका इस्तेमाल, यूएसबी पोर्ट का इस्तेमाल पेन ड्राइव या फिर यूएसबी केबल, ये सब को एक्सेप्ट करने में या इंसर्ट करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट है आपका पावर सप्लाई सॉकेट, अभी बताए भी थे हम। तो ये वाला जो है ये पावर सप्लाई सॉकेट है, जिसमें कि हम पावर केबल को इंसर्ट करके एसएमपीएस को पावर सप्लाई करते हैं, और एसएमपीएस से कंप्यूटर सिस्टम के हर एक पार्ट में पावर सप्लाई होता है। कोई दिक्कत? तो इसका यूज होता है, इट इज़ यूज टू सप्लाई द पावर टू द सीपीयू। सीपीयू में पावर सप्लाई करने के लिए यूज होता है थ्रू एसएमपीएस के माध्यम से। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड और माउस सॉकेट। तो यहाँ पर सिंबल बना भी हुआ है ना। ये कीबोर्ड का सॉकेट है और ये माउस का सॉकेट है ना। कोई दिक्कत? इसका यूज होता है हमारा कीबोर्ड और माउस को कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करने में। इट इज यूज टू कनेक्ट कीबोर्ड एंड माउस टू द कंप्यूटर सिस्टम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपका है वीजीए पोर्ट। तो वीजीए पोर्ट क्या होता है? ये डिस्प्ले के लिए, जैसे हम कुछ काम करते हैं या कुछ टाइप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिस्प्ले होना चाहिए ना, आउटपुट होना चाहिए। तो इसका इस्तेमाल होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट को कनेक्ट करने में, जैसे मॉनिटर हो गया या प्रोजेक्टर हो गया, है ना। तो इस पोर्ट के माध्यम से हम लोग मॉनिटर या प्रोजेक्टर को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो कनेक्ट होता है जो केबल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीजीए केबल कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट है आपका माइक एंड स्पीकर जैक स्लॉट। तो माइक एंड स्पीकर जैक स्लॉट, इसमें जैसे ये सिंबल यहाँ पे बना हुआ है आपका माइक का, है ना। तो इसमें हम माइक्रोफोन को इंसर्ट कर देंगे, और ये एक हेडफोन का सिंबल बना हुआ है, इसमें हम स्पीकर वाले स्लॉट को, है ना, इंसर्ट कर देंगे। कोई दिक्कत? तो इसका इस्तेमाल क्या होता है? स्पीकर और माइक्रोफोन को कनेक्ट करने में। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, नेक्स्ट है आपका नेटवर्क स्लॉट। नेटवर्क स्लॉट क्या होता है? तो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या है? इसका नेटवर्क स्लॉट है। ये पार्ट यहाँ पे इसका नेटवर्क स्लॉट है, और ये वाला नेटवर्क केबल इसको बोलते हैं, है ना। या RJ45 आता है, RJ45 के नाम से आता है अभी। तो ये क्या है? इसको नेटवर्क केबल बोलेंगे। यही केबल इस नेटवर्क स्लॉट में इंसर्ट हो जाता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होने में, और इससे हम लोग इंटरनेट रन कर सकते हैं अपने सिस्टम में, या फिर डेटा ट्रांसफ़र करना हो तो डेटा ट्रांसफ़र भी इससे हो जाता है, ठीक है ना। ये है मदरबोर्ड हमारा। मदरबोर्ड, इसी पे सारे पार्ट्स, है ना, इस्टेब्लिश रहते हैं, सारे पार्ट्स कंप्यूटर सिस्टम के। जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पे ये रैम का नाम सुना है आपने, है ना।
तो ये जो पार्ट हमने रेड कलर से जो मार्क किया अभी, इसमें रैम जो है वो इंसर्ट, रैम जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, इसमें रैम इंसर्टेड होता है ना। यहाँ पे एक रैम इंसर्टेड है। रैम 2 GB 4 GB जितना आपको रखना हो, वो मदरबोर्ड और प्रोसेसर पे डिपेंड, मदरबोर्ड पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसमें 2 रैम इंसर्ट हम कर सकते हैं। उसके बाद और भी इसमें अलग अलग, जैसे ये बैटरी है ना, ये वाला यहाँ पे बैटरी इंसर्ट करने का ऑप्शन है। इसी में आपका प्रोसेसर इंसर्ट किया हुआ रहता है, ठीक है ना। और उसी प्रोसेसर के ऊपर एक और कूलिंग फैन होता है जो कि प्रोसेसर को ठंडा रखता है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड तो उसी पे पड़ता है। यदि प्रोसेसर ठीक ठाक नहीं रहेगा तो सिस्टम हैंग करता है अक्सर, ये स्लो हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, आगे बढ़ें। चलिए, तो ये मेन कंपोनेंट, कंप्यूटर सिस्टम का मेन कंपोनेंट है, जहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं। दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वेयर ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इंटीग्रेटेड टुगेदर टू मेक अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब ये हुआ कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट हैं, जैसे रैम हो गया है ना, या फिर प्रोसेसर हो गया है ना, तो ये सारे कंपोनेंट मदरबोर्ड में ही अटैच होते हैं, मदरबोर्ड में ही अटैच होते हैं, और वो फिर एक साथ मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम को तैयार करता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। नेक्स्ट हम देखते हैं रैम। यही आपका रैम है, ठीक है। ये एक, मतलब यहाँ पे 2 रैम डिस्प्ले हो रहा है, एक रैम ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, है ना। दिस इज द प्राइमरी मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ चिप। एक चिप के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है आपका रोम, जिसको कि रीड ऑनली मेमोरी हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। इसको बूटिंग प्रोसेस में यूज, बूटिंग मतलब स्टार्ट, है ना, कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं रीड ऑनली मेमोरी। इसके बारे में डिटेल बताएंगे अभी तो बस क्या क्या है, कौन सा पार्ट है, कंपोनेंट है, हम वही बता रहे हैं।